लोकतंत्र का पहरेदार आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज़ और मैं हूं संसार सिंह। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है अरेस्ट, रिमांड और बेल। ये तीन ऐसे इशू हैं जिनमें काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज रहना पड़ता है और पुलिस इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, कोर्ट की क्या भूमिका रहती है, इसे समझना होगा ताकि आप सबको पता चल सके कि आपके साथ कहीं मानवता के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। मानवता के अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल सेशन जज सुभाष गुप्ता जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये तीन जो मुद्दे हैं, ये तीन जो टॉपिक हैं, इन तीनों को थोड़ा ब्रीफली हमें बताएं ताकि आम जनमानस को इसकी समझ आ सके। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका भी, आप मेरे पास आए। जज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरेस्ट, रिमांड और बेल, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और पुलिस कई बार हरासमेंट करती है इसमें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि अरेस्ट होगी तो फिर ही रिमांड की बात होगी। तो रिमांड पे अगर कोई अक्यूज्ड होगा, चाहे वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे है, चाहे जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल रिमांड पे है, तो उसके बाद ही बेल की बात हुई। तो इसलिए ये तीनों मुद्दों पे हम ब्रीफ बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बात करना तो बहुत लंबी है। हर एक का अलग अलग प्रोविज़न है, अलग अलग वो है कि कैसे होता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि अरेस्ट, हिरासत में बंदे को क्यों लेना है, पुलिस क्यों लेती है हिरासत में। तो जो आपने देखा है, सबसे पहले पिछले बार भी हमने बात की थी, एफआईआर लगती है कोई, जहाँ किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो उसमें क्या होता है पुलिस के पास, तो पुलिस देखती है कि यार इसमें अरेस्ट करना जरूरी है। एक मैं बात बता दूं आपको, जिन मुद्दों पे अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, हिरासत में लेना नहीं जरूरी है, और पुलिस अपने लेवल पे एविडेंस कलेक्ट करके उसकी क्या कहते हैं, पुलिस इंटरोगेशन जरूरी नहीं है, उसको किसी एविडेंस के साथ कन्फ्रंट नहीं करना है। जो गवाह हैं, इस किस्म की एविडेंस है वो सफिशेंट है कि बगैर अरेस्ट किए हुए भी आप उसको पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट कोर्ट में पेश कर सकती है। जो सिंपल जो हार्ड का मुकदमा है, कोई ट्रेसपास का है, कोई किसी की ज़मीन में मुदाखलत करता है, किसी के घर में घुस जाता है बगैर उसकी इजाज़त के, इस किस्म की मुद्दों में, इस किस्म के जुर्मों में ज़रूरी नहीं है कि उसको अरेस्ट करना। हाँ, किसी चोरी का मुद्दा हो, कोई रिकवरी है उससे, स्टोलन प्रॉपर्टी की है, कोई मुद्दा है जैसे आप देखते हो कत्ल का मुकदमा है, कोई फोर्जरी है जिसमें उसके हैं सिग्नेचर्स कन्फ्रंट करने हैं, लेने हैं, और एक गवाह को के साथ उसको कन्फ्रंट करना है, उसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी है, तो उन सिलसिलों में आपको उसको अरेस्ट करना जरूरी है। मैं एक आपको बात बता दूं, अभी क्या है, जो मेन बात है, उन्होंने अपने यह सेक्शन, हमारे सेक्शन 41 है, उसमें लिखा है कि 7 साल तक जो जुर्म है, जिनकी पनिशमेंट 7 साल तक है, तो उसमें, और जो 7 साल से कम है और 7 साल से तक है, तो उसमें क्या है कि पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, चाहे अरेस्ट करे या नहीं करे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या दूसरे आने के बाद कुछ अमेंडमेंट आगे सेक्शंस में हुए, जैसे सेक्शन 41 ए है, उसमें क्या है, उन्होंने कहा कि 7 साल तक जो जुर्म है उनमें आपको अरेस्ट ऑर्डिनरी नहीं करना है। अगर करना है तो देखना है, रिकॉर्ड रीजन करने पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को, मैं क्यों अरेस्ट करना चाहता हूँ इसको, उसमें रिकॉर्ड रीजन करके फिर उसको सबसे पहले उसको नोटिस दिया। आपको याद होगा आजकल क्या करती है, जो 7 साल के, ये मैंडेटरी है, अगर पुलिस ऑफिसर इसकी वायलेशन करता है तो ही कैन बी, और समझो एक किस्म की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, अरनेश कुमार जजमेंट है, वो 2004 की है, स्टेट ऑफ बिहार, तो वर्सेस ये अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो वहाँ पे उसकी जजमेंट है 2004 की। तो उसमें ये लिखा गया है कि 7 साल जो जिसमें सजा है, जिन ऑफेंसेस में, जिन जुर्म में, उसमें आपको उसको नोटिस देना है। फिर नोटिस में फिर रिकॉर्ड रीजन करने की इसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है,
तो उस केस में आप उसको अरेस्ट, अभी बात आ गई अरेस्ट हो गया बंदा, तो अरेस्ट हो गया तो उसको 24 आवर्स में, अगर 24 घंटों में किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो सेक्शन 57 है हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो उसको पुलिस कहाँ पेश करना है? मैजिस्ट्रेट के पास। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। हाँ, कई बार क्या होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, किसी एरिया में कोई हिली एरिया टेरन है उस पर, तो फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। तो फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास कौन करेगा? सब इंस्पेक्टर का रैंक ऑफिसर, ना कि ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर ले जाएगा, तो वो उसको पेश करेगा फिर रिमांड के लिए। और वो रिमांड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 7 दिन के आगे नहीं दे सकता, 7 दिन तक दे सकता है, चाहे वो 2 दिन पहले दे, 4 दिन आगे कर ले, मतलब सारा टोटल रिमांड वो है 7 दिन का है उसका, जो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दे सकता है। जाना किसने है उसके पास रिमांड लेने के लिए? इसने जाना है एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर, ताकि इन्होंने रखा है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहे, जो ऐसा नहीं हो कि ये पुलिस ऑफिसर जो अब रैंक का होता है उसमें यही समझा जाता है कि ये जो भी करेगा ठीक करेगा, ट्रांसपेरेंट करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ करेगा। तो उसके आगे हम आ जाते हैं, जब आदमी अरेस्ट हो गया, रिमांड के लिए पेश हो गया। रिमांड 2 किस्म के होते हैं, एक है पुलिस रिमांड। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो अक्यूज्ड है वो पुलिस रिमांड से डरता है, सभी आपको गांव में पता होगा, और प्रेफर करते हैं कि यार हमें कोई भी बड़ा नेता, जब बड़ा कोई कह सकते था हमें जुडिशियल रिमांड में, तो लेकिन ये डिस्क्रिप्शन किसकी है? पुलिस की है, कि उसको जुडिशियल पुलिस रिमांड के लिए अगर लेना है तो क्यों लेना है वो बताएगा। मैंने पहले भी आपसे बात की कि अगर कोई कस्टोडियल उसकी इंटरोगेशन है, कोई रिकवरी करनी है, उससे कोई आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसका एग्जामिनेशन, जैसे 376 के मामले हैं, रेप के मामले 376, उसमें क्या होता है अक्यूज्ड की भी एग्जामिनेशन करवाते हैं, एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों करवाते हैं? उसकी पोटेंसी टेस्ट करने के लिए कि ये मतलब फिट है, मतलब इसके लिए रेप करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, ये भी एक मुद्दा है। आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, उसमें आइडेंटिफाई करवाना, कोई रिकवरी है, वेपन ऑफ रिकवरी है, थेफ्ट केस होगा, डकैती होगी, तो जो 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 स्टोलन प्रॉपर्टी है, जो चोरी की प्रॉपर्टी है, उसको रिकवर करने के लिए भी पुलिस रिमांड दिया जाता है। लेकिन जज साहब, इसमें एक चीज़ रहती है, अमूमन ये चीज़ सामने आती है, बिना एफआईआर दर्ज किए या एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते कि पुलिस ऑफिसर, उनकी मंशा क्या रहती है ये आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा होती होगी। कई लोगों को कई दिन तक वो बुलाते रहते हैं, आप थाने में आ जाइए, सुबह बिठाया और शाम को छोड़ दिया, फिर बुलाया, फिर बिठाया, फिर छोड़ दिया, और कई बार तो बिना अरेस्ट डाले उनकी पिटाई भी की जाती है, और ना रिमांड ली जाती है और ना ही एफआईआर दर्ज की जाती है। जब ऐसे कुछ केस होते हैं उसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल आपकी बात है। हम जब मैं जज था या वकील था तो ऐसे केसेस हमारे नोटिस में भी आए हैं। मैं तो जो आपने बात कही, मैं तो इतना कहूँगा, इससे भी आगे जाऊँगा। हमने कई बार कहा, देखा, जब उनका वो डाइड चार्जेस रिकवर करते हैं उनसे, आप हम जो बंदा एक आपको 1 महीना उसको जो आप कह रहे हो बुलाया गया पुलिस स्टेशन में, तो उसके बाद क्या हुआ, उसको शाम को छोड़ दिया, जहाँ रखा गया उससे उधर पुलिस स्टेशन के काम करवाए गए, वहाँ पे कोई घास उठा, साफ सफाई करवाते रहे, दूसरा तीसरा है, ये आपने देखा होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब उसको फार्मली रेस्ट करते हैं, कई बार जब उनको लगता है कि यार इसको कोई आपका कोई ये जज ना पूछ ले, मैजिस्ट्रेट ना पूछ ले, कोई एनजीओ का नहीं पूछ ले, जब मेरा कोई सुपीरियर ऑफिसर नहीं पूछ, तो फिर फार्मली रेस्ट करते हैं। और हमने ये भी देखा है कितनी, मतलब कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, वो उसको डाइटरी एक्सपेंसिव जो उसको खाना दिया होता है, जो वो खाता है, जब वो अरेस्ट में नहीं होता, फार्मली रेस्ट नहीं होता, तो उससे रिकवरी के लिए पैसे मांगते हैं, पैसे लेते हैं। तो फिर हम उनको कहते हैं ये इलीगल कन्फाइनमेंट है। फिर हम उनको कई बार इलीगल कन्फाइनमेंट का, डिटेंशन का केस कोर्ट में वो अक्यूज लोग उनके
तो ये भी एक आपने नोटिस किया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ऐसा भी होता है। अभी एक बात आ गई, जब रिमांड है, रिमांड प्रेफरेबली ये जो मैंने आपको पहले बताया, तो ये मैक्सिमम रिमांड जो है, जो ऑर्डिनरी जो हमारे हैं, ये जो ऑफेंसेस हैं, इसमें 15 दिन का पुलिस रिमांड है CRPC, ज़्यादा से पुलिस रिमांड। उसके बाद आपको क्या करना है, पुलिस रिमांड CRPC, हाँ स्पेशल एक्ट है, उसमें 30 डेज है, 30 दिन तक पुलिस रिमांड डबल है, उस तब तक ले सकते हैं। जैसे NDPS एक्ट है, जैसे UAPA एक्ट है, अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ जिस ये और दूसरे किस्म के ऑफेंस जो स्पेशल ऑफेंस हैं, उसमें इन्होंने डबल किया है पुलिस रिमांड का। तो दूसरा फिर उसके बाद इन्होंने क्या करना है, उसको इसमें जुडिशियल रिमांड में रहता। तो जुडिशियल रिमांड कहाँ रहेगा बंदा, डिस्ट्रिक्ट जेल होगी, जहाँ सेंट्रल जेल जैसे हमारे कोट बलवाल में है, इधर हमारे अम्फला में, ये एक तरीका है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जनरली 2 किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, एक है बेलेबल ऑफेंस, एक है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस होते हैं छोटे ऑफेंसेस हैं, उसका आपको लिस्ट मिल जाएगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कौन से बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल। तो बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है, जो उसको इन्फॉर्म करना है अरेस्ट करने के कि आप जमानत ले सकते हो, क्योंकि आपका ऑफेंस जो आप जिसमें आपको गिरफ्तार किया है, तो आपको किस एक्ट में किया है, जो किस कानून के तहत है, वो बेलेबल है, तो आप उसको, तो फिर अकॉर्डिंगली, तो और एक आपको जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल वक्तन जिस संविधान में चेंज आई, चेंज क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इसकी एक्सपेंशन हो गई, आर्टिकल 21 मैंने उस दिन बात की थी, तो उसके मुताबिक CRPC में भी से जो क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसमें भी सेक्शंस ऐड कर गई कि भाई आपको किसी बंदे को अगर अरेस्ट करना है तो उसको बताना है आप किस चार्ज में आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किस जुर्म में आपको अरेस्ट किया जा रहा है एक को। फिर उसको कहना है आप हमें बताओ आपके घर का कौन अडल्ट मेंबर है, जो आपका दोस्त है, अगर घर नहीं है तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। जब उसका अरेस्ट मीमो बनेगा तो उसमें एक तो उसके गवाह जो उसका नज़दीकी रिलेटिव होगा उसके भी साइन होंगे और काउंटर साइन अक्यूज के हैं तो या फिर उसके बाद उसका मेडिकल करना, इमीडिएट मेडिकल करना जब उसकी अरेस्ट होगी तो ही इज़ टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल उसका करना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर रिमांड पे भी जब कोर्ट में हमारे पास आते थे लोग तो 48 आवर्स में इनको, चाहे वो जुडिशियल में हो चाहे वो पुलिस रिमांड में हो, तो उनको उनकी मेडिकल चेकअप, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसको कोई दवाई की ज़रूरत है दूसरा तीसरा पुलिस को देना है, अगर जेल में है तो जेल वालों ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और बता दूं आपको, बड़े इंटरेस्टिंग है, अभी तो बड़ा अच्छा ये जो मतलब आप जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कंट्रोल रूम में जो आपके डिस्ट्रिक्ट है कंट्रोल रूम है, जहाँ भी कंट्रोल रूम है, वहाँ पे उनको एक लिस्ट डिस्प्ले करनी है कि हमने किस किस बंदे को अरेस्ट किया है। एक पुलिस स्टेशन में भी करते हैं कि आज हमने किसको किया, किस जुर्म में किया है। एक PC जो आपका जो होता है कंट्रोल रूम, जैसे PCR कह सकते हो, वहाँ पे भी आपको वहाँ पे भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये भी एक मैंडेटरी बनाया गया है। तो एक और है मज़ेदार बात है, और जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन की डिग्निटी के लिए है, वो है कि एक लेडी को, एक वुमेन को, एक औरत को, एक महिला को, और कौन अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करना है तो कौन करेगा उसको, लेडी पुलिस। अगर उसको कोई आगे कोई पूछताछ करनी है तो शी इज टू बी इंटरोगेटेड इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, लेडी पुलिस, मतलब देर मस्ट बी ए लेडी पुलिस। जब उसको इंटरोगेट, जहाँ तो पहला तो यह है कि लेडी पुलिस ऑफिसर ही उसको इंटरोगेट करेगी, पूछताछ करेगी। तो हाँ, अगर उसको आगे आपका नहीं अवेलेबल है तो कोई कांस्टेबल भी उधर आ सकती है। मतलब लेडी, एक वीमेन का होना
बहुत ज़रूरी है। और में बड़े सारे ऐसे केस आए हैं कि मेल ऑफिसर्स ने औरत को अरेस्ट किया या गैर मर्द की मौजूदगी में उनके घर में घुस गए तो उसके बाद उनसे मारपीट की। ऐसे भी काफ़ी सारे मामले सामने आते हैं। वो सारा गैर कानूनी है। मैं आपको और एक इसमें जो आपने बात की इससे और आगे जाऊंगा। एक तो जवाब है कि एक लेडी को जब सूरज ग्रूब हो जाता है, मतलब सनसेट के बाद, जो इंग्लिश में है, सनसेट के बाद लेडी को मतलब अरेस्ट नहीं कर सकते, एक, और सनराइज के पहले, सूरज चढ़ने से पहले, मतलब ये दोनों दिए हैं, एक लेडी को नहीं दे सकते। और एक हमारे पुराने पर्दा होता था गांव में, पहले पर्दा होता था, उन्होंने कहा कि आपने अगर, जो आपकी बात है, किसी घर में घुसना है, सर्च करनी है किसी, तो फिर उस लेडी को जो पर्दा में रहती है, उसको, जहाँ कोई पर्दा में नहीं भी रहती है, घर की लेडीज़ हैं, आपने इन्फॉर्म करना है कि हम कमरे में आ रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म करता कि आप वहाँ से हट जाइए, ताकि जो भी है, मतलब कोई इस किस्म का भी हमारे प्रावधान है, कानून में लिखा है, बिल्कुल डिग्निफाइड तरीके से वीमेन को सर्च किया जाए। जैसे मैंने किसी उसके में अभी ये नेक्स्ट जो आपने कि कर लेती है और मांड पे भी लेती रहती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती है ना। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, टाइम लगाती है, और जो आपको मैक्सिमम पीरियड है किसी केस में जो 10 साल से पनिशमेंट कम है, उनमें है दिस 60 डेज, जो मैं नॉर्मल ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ, जो CRP IPC में है, स्पेशल ऑफेंसेस में पर्टिकुलर हैं कि वो उसमें कितना है। अगर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो प्रोवाइड किया है CRPC में, जो 90 डेज है, 60 डेज है, जो जैसे मैंने पहले स्पेशल एक्ट्स में 180 डेज हैं, जब जो भी डेज हैं, अगर उसमें जमा कंप्लीट नहीं करते इन्वेस्टिगेशन और चालान नहीं पेश करते कोर्ट में, चार्जशीट नहीं पेश करते, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, तो मुलजम का जो मुजरम है, जो अरेस्ट में है, तो उसका हक बन जाता है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट बेल, वो डिफॉल्ट बेल क्लेम कर सकता है। तो वो भी एक प्रोविज़न है जो हमारे कानून में है कि उसको डिफॉल्ट बेल क्यों हुई बेल, क्योंकि पुलिस की नालायकी के कारण, पुलिस ने सीरियसली जो उसके पास एविडेंस नहीं थी, जहाँ इन्वेस्टिगेशन, और खुद भी वो उसको नहीं छोड़ रहे हैं, भाई डेफिशिएंट एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस कंप्लीट नहीं है, तो आपने, हाँ, ये 169 सेक्शन है, 169 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, CRPC की दंड संहिता की, इसकी ये प्रोसीजर जो है इसका दंड संहिता के साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें क्या है, उसमें आप अगर उसके खिलाफ किसी मुलजिम की इन्वेस्टिगेशन की तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं आई, को आप देखते हो आगे भी नहीं आने वाली है, तो आप उसका फ़ायदा देते हैं, आपको सुना होगा गांव में ये 169 का फ़ायदा दे के उसको आप बांड लेके उसको रिलीज़ कर देते हो और फिर केस क्लोज कर देते हो। तो वो भी प्रक्रिया है, वो भी एक है। कई बार पुलिस क्या करती है, ये नहीं करती, वो एक्सटेंड करते रहती है कि वो, तो अगर वो करेगी तो पुलिस जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो फिर उसको आगे रिमांड दे नहीं सकता, जो पर्टिकुलर रिमांड पीरियड है, तो उसको डिफ़ॉल्ट बेल अगर अक्यूज देता है, मुलजिम जो अरेस्ट है वो देता है, तो उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। तो नाउ हम आ जाते हैं अभी रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल जैसे आप कहते हो रेगुलर हो, और एक रेगुलर बेल होती है, दो किस्म की, एक होता है कि जब बेल मुलजिम अरेस्ट होता है और बेल क्लेम करता है, एक तो पुलिस ऑफिसर वाली मैं बता दिया आपको, जो बेलेबल ऑफेंस है, तो वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अपने लेवल पे बेलेबल में कर सकता है। जो नॉन बेलेबल है तो उसमें कोर्ट में कब जा सकता है, जब वो अरेस्ट है, जब वो अरेस्ट है, एक, चाहे वो पुलिस कस्टडी में है, चाहे वो जुडिशल कस्टडी में है, तो उसको हक है कोर्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जाना है। तो वहाँ पे वो बेल जो मैजिस्ट्रेट देता है, और एक और मैं बता दूँ, मैजिस्ट्रेट के पास भी पावर है, जिस सेशन जज के पास भी पावर है, और हाई कोर्ट के पास भी पावर है।
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार अपनी जो जो होती है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो है वो एक्सरसाइज करते हुए बेल ग्रांट करती है। उनके पास भी पावर, पहले बेसिक आ गई मैजिस्ट्रेट की पावर, तो मैजिस्ट्रेट के पास बेल एप्लीकेशन लगती है। बंदा जहाँ कस्टडी में हो, जहाँ कोर्ट में सरेंडर करे, ये दो चाहिए, जहाँ उसको कोर्ट में पेश किया जाए, ये रेगुलर बेल के लिए, जो फिर कोर्ट देखती है कि यार ये ऑफेंस कौन सा है। अगर तो बहुत कोई रिकवरी करनी है, तो जहाँ कोई ग्रीवियस ऑफेंस है, कोई मतलब जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, बहुत मतलब खतरनाक ऑफेंस है, जैसे मर्डर है, जैसे कोई और कोई डकैती का है, सीरियस ऑफेंस है, रेप केसेस हैं, तो उसमें फिर वो बेल रिफ्यूज़ कर सकते हैं, कर देते हैं मैजिस्ट्रेट्स। तो सेशन जज भी वैसा ही, हाई कोर्ट भी वैसा ही आपको सेम। लेकिन एक और आपने सुना होगा, एक बेल होती है पेशगी जमानत, जो कहते हैं ना एंटीसिपेटरी बेल, मतलब जो अरेस्ट से पहले है, अरेस्ट से पहले है। उसमें कई बार होता है कि अरेस्ट से पहले उसको एप्रीहेंशन होती है, उसको होता है कि यार पुलिस मुझे, ये क्यों बनाई गई एंटीसिपेटरी बेल? ये बनाई गई जब पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन आई लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज में, कोई ब्यूरोक्रेट से उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अच्छे शायरी थे कि यार ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये करते हैं, एक खिलाफ FIR लगा ली, उसको अरेस्ट कर दिया, उसको कई चीज़ों से और डिबार हो गया, जहाँ उसको समाज में, सोसाइटी में उसको थोड़ा सा डिग्रेड करने के लिए, उसको थोड़ा डिफेम करने के लिए, इस किस्म के वो, तो फिर उन सिलसिले में एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट दे सकता है। वो सेशन जज, वो कौन देगा? मैजिस्ट्रेट नहीं, वो सेशन जज, हाई कोर्ट, मतलब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। तो ये एक वो बेल है। बेल में उन्होंने, वही मैंने पहले बताया को, वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है वो मैजिस्ट्रेट की, सेशन जज की, हाई कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो कई बार वो देखते हैं कि यार इसमें रिकवरी हो चुकी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, वेपन ऑफेंस है, और इसका 4-5 उसकी कंडीशन लगी हुई हैं कि किस कंडीशन में बेल रिफ्यूज़ करनी है, जो और किस कंडीशन में बेल करनी है। वो एक गाइडलाइंस हैं, वो वक्तन वक्तन सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, और हमारे आजकल तो हमारे इसमें भी CRPC में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी लिखी गई हैं। तो उसमें एक और मैं बता दूं आपको मजेदार, सब बेल हो गई, आपने देखा होगा, जर्नली देखा होगा कि बेल हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, वो जो बेल पे होता है बाहर, वो गांव में घूमता है, जानतों से, वो जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनको, गवाहों को इन्फ्लुएंस करता है, धमकाता है, उनको लालच देता है। तो उस सिलसिले में आपने देखा होगा, पुलिस वाले अपने लेवल पे, विक्टिम पार्टी, कंप्लेनेंट पार्टी अपने लेवल पे कोर्ट में चाहती है, और चाहे वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो जहाँ से जमानत हुई हो, चाहे वो हाई कोर्ट से है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे जिस सेशंस कोर्ट है, तो वो वहाँ जाएंगे और कहेंगे कि जनाब इसने जो कंडीशन लगाई थी, और एक मैं बता दूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस में कंडीशनल बेल ही देते हैं मैक्सिमम, उसमें ये कंडीशन लगा देते हैं कि भाई आपको किसी टैंपर नहीं करनी है एविडेंस, कोई इन्वेस्टिगेशन में खलल नहीं डालना है, तफ्तीश में किसी गवाह को नहीं धमकाना है, और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे इन्वेस्टिगेशन में रुकावट आए। मतलब जहाँ किस वक्त उसकी वो भी कर लेते हैं, मतलब कि वो टेरिटरी से, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो आप मेरी टेरिटरी से बाहर नहीं जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह देता है, मैजिस्ट्रेट भी कहता है, हाई कोर्ट कहता है मेरी नहीं जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है देश छोड़ के नहीं जाए, तो वो वीजा उसका ले लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं। ये भी एक किस्म की बेल की कंडीशन लग जाती है। जैसा इसमें कई पुलिस अधिकारी होते हैं जो कोर्ट को गुमराह करते हैं, मुलजिमों के साथ उनका साठगांठ होती है, और जो आरोपी को बचाने के लिए जो विटनेस होती हैं उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, पुलिस की ओर से भी, मुजरिम की ओर से भी, ताकि वो कोर्ट में पहुंच के अपनी बात ना रख सके, ना बता सके, सच्चाई ना रख सके, सच्चाई ना रख सके,
वो तो यही तो आज मैं जो आपने बात की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यही हो रहा है जिससे अक्यूटल जो हो रहे हैं कोर्ट में, जो बरी हो जाते हैं अक्यूज्ड, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एविडेंस नहीं है। जज कैसे करेगा, मैजिस्ट्रेट कैसे करेगा? कोर्ट तो कहता है सबूत मांगता है, आपको पता है, सारा सबूत के बगैर कुछ नहीं है। चाहे सबूत आपका जवानी कोई है, चाहे कोई ये इलेक्ट्रॉनिक आजकल तो आ गया है, आपका वीडियो क्लिप है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, कोई आपका कोई समझो एक किस्म का कोई कई बार तो कोई रिकवरी होती है, तो उसमें तो जो हॉस्टाइल एविडेंस हो जाएगी, जज डिस्ट्रॉय करते हैं एविडेंस, जो आपने कहा पुलिस ऑफिसर खुद ही। मैंने आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि इतनी शैतानी करते हैं कई बार पुलिस ऑफिसर मुलजिम के साथ मिलके, जहाँ क्योंकि एडवाइस भी वकील लोग बहुत अपने अपने ढंग से देते हैं। हर किस्म का वकील मिल जाएगा आपको, हर किस्म का पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा, हर किस्म का जो नीचे है जो मुलजिम फंस गया है, आरोपी है, उसके पास भी। और आपको पता है कि उसकी जो लोग गैंगस्टर लोग होते हैं, इनके नेक्सिस बहुत खतरनाक है। पुलिस नेक्सिस गैंगस्टर के हैं, क्राइम करने वाले के हैं, पॉलिटिकल लोगों से है, ब्यूरोक्रेसी में जो क्राइम कर, फिर वो वाली बात जो है वो गुहा को कोर्ट में पहुंचने नहीं देते। अगर पहुंचने भी देते हैं तो फिर क्या है, अपने किस्म की वहाँ पे एविडेंस करवाते हैं। वो जनरली उसको हम बोलते हैं गुहा को हॉस्टाइल विटनेस। उसने पुलिस के पास कुछ कहा होता है, वो जो बयान दिया होता है, तो कोर्ट में वो सारा। लेकिन एक बार बताओ, जो आपकी बात में ही बात आती है, अभी जो हुआ है इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुई है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, जो 164 की स्टेटमेंट आपको याद होगा, जो आजकल पुलिस ऑफिसर करवाते हैं, जो ऑफेंसिव सीरियस हैं 7 इयर्स एंड अबव, उसमें क्या करते हैं 164 का बयान, जब 376 के मुकदमे थे जहाँ और सीरियस है, तो उसमें क्या करते हैं कि कोर्ट में ही मैजिस्ट्रेट के पास वो बयान रिकॉर्ड कराते हैं, किसका, विक्टिम, कंप्लेनेंट और किसके जो इम्पॉर्टेंट विटनेस हों, आई विटनेस हों, जिनको जानकारी है, मतलब कैसे बकुआ हुआ, कैसे अक्रेंस हुआ, उन लोगों की एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए वो कोर्ट में, ताकि लोगों को, और उसमें लिखा है कि अगर कोई इससे पीछे जाता है तो उसके खिलाफ, विटनेस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। पर्दरी बोलते हैं उसको, उसके खिलाफ भी एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है, उसके खिलाफ भी एक कार्रवाई हो सकती है। ये आपको, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा है। और कोर्ट में वो कहते हैं, ये हम जो हमारे नोटिस में आया, जो हम जज थे, जहाँ पे एक हमारे पास एक केस था अखनूर का, रेप केसेस थे, तो वो लड़की जिसने पहले कोई 20-25 बंदों को इन्वॉल्व किया, आइडेंटिफिकेशन परेड में आइडेंटिफाई किया, तो कोर्ट में आई, तो वहाँ पे उसने सारा क्या कि सारा उसने ये केस सारा ख़त्म कर दिया कि मैं जानती नहीं इनको, नहीं मेरे हाँ पुलिस वालों ने मुझे डंडे मारे थे, ज़बरदस्ती पुलिस ने मेरे कि ये आप स्टेटमेंट दे दो, फलाने बंदे को आइडेंटिफाई कर दो कि ये इन्होंने मेरे साथ जना बिल जबर किया है, रेप किया है। तो वो सारा, फिर मैं वहाँ पे जाया था, तो फिर हमने जो आप बात है, मेरे से पहले जज साहब ने उसको नोटिस निकाला था, किसको, विक्टिम को, भाई आपने ये स्टेटमेंट बदली है, जो आपने 164 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की दी थी कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास, पहले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के, जब पुलिस तहकीकात चल रही, उससे आप बदल गए हैं और उससे आप हॉस्टाइल हो गए हैं। तो फिर मैंने कहा, फिर जब उसने ये स्टेटमेंट, मैंने उसकी जज साहब उसने उसके ऑब्जेक्शन दिए, जज साहब ने उसको कोर्ट में लाया, पहले वाले जज साहब मेरे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको आगे गया, मैंने कहा उसकी स्टेटमेंट है कि आईओ ने मुझे, तफ्तीशी ने मुझे, पुलिस एसएचओ ने मुझे धमकाया था कि इन लोगों के खिलाफ आप जे बयान दो। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको भी नोटिस दिया, आप क्या कहते हो इसकी स्टेटमेंट पे, ताकि नेचुरली अगर वो बात, तो कॉन्फ्रेंट किसके साथ कराना है, जो दूसरे लोग आप उसने ली। फिर मैंने उनको नोटिस दिया, तो फिर मेरी यहाँ से ट्रांसफर हो गया। जे ऐसी कोर्ट हर तरीके से हर को प्लस, चाहे वो लिटिगेंट है, चाहे
कोई भी बंदा है, पुलिस ऑफिसर है, जो नेक्सिस है, इसको तोड़ना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, फिर भी जो सच्चाई है, जो कानून है, इसके लंबे हाथ होते हैं, इसकी अपनी प्रक्रिया है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। जी, धन्यवाद जज साहब। ओके, थैंक यू। एक आम नागरिक के मूलभूत अधिकार क्या हैं? आज हमने जो बात की है कि अरेस्ट कैसे डालती है पुलिस, उसके बाद रिमांड कैसे लेती है, उसके बाद बेल कैसे होती है, और पुलिस कई बार उन सबूतों को मिटाने की कोशिश करती है जिसमें मुलजिम को सहायता होती है बचने में। या जो लोग इसके अंदर होते हैं, इस केस के अंदर, वो किस तरीके से इस सारी घटनाक्रम को मैनिपुलेट करके ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं और कानून की नज़रों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये सारी बात जो हमने आपको बताई ताकि आप सबको पता चल सके कि कानून की सहायता आप कैसे ले सकते हैं, कोर्ट आपकी मदद कैसे कर सकती है, और कानून आप लोगों के लिए बना हुआ है और आप कानून की सहायता से थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है लेकिन कानून की सहायता से आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सकें हम वो जानकारियां, वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद।